प्रणय समथिंग एक्स्ट्रा लाइक नहीं बेटा, सेम चीज ही पढ़ाएंगे, सेम चीज ही पढ़ाएंगे, बट अगर तुमको स्विच करना होगा तो मैं बोल दूंगा, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाएंगे सेम चीज ही, बट हाँ 25 तक रहेगा, सेम चीज पढ़ाएंगे। नमस्कार नमस्कार सबको। स्विच करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे। चलो, जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर उसमें CMI का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला था, प्लीज टेल। बेटा देखो, हाँ वहां पर इसमें शायद कंफ्यूजन आ रहा होगा तुमको, जिसमें मैंने PTNH3, इसमें कंफ्यूजन आ सकता है बच्चों को इसमें कि सर यहां पर हम कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ कैसे निकालेंगे, किसी को पता है कि हाँ ऐसे निकालेंगे तो बताओ, क्योंकि ये तो अजीब है ना, ये तो अजीब है सर। यहां पर तो प्लस माइनस एक्स कुछ भी हो सकता है, यहां पर भी प्लस माइनस एक्स ऐसे कुछ भी हो सकता है। चलो आपकी खुशी के लिए माइनस प्लस एक्स लिख देता हूं, तो ये तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कैसे निकालेंगे, नेट तो पता नहीं है। कैसे निकालेंगे, ऐसे थोड़ी ना, कैसे निकल जाएगा प्रणय पीटी का। ये नेट तो यहां पे पता ही नहीं है ना, यहां नेट क्या है। ठीक है, तो ऐसे नहीं निकलेगा ये, मैं आपको बता दूं। यहां एक इंफॉर्मेशन का तड़का लगता है, इसीलिए मैंने कल आपको बोला था, आप लेक्चर देखिएगा तो उसे मैंने बोला था कि यहां पता है कि ये नेट +2 में है, ये +2 में है, पीटी +2 में कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जब पीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ होता है तो +2 वाले कॉम्प्लेक्सेस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है, ये पता होना चाहिए। सर यहां तो नहीं पता था, अभी तो चैप्टर शुरू किए हैं ना, तो अभी तो इंफॉर्मेशंस नहीं पता होंगे, धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये बातें पता हो जाएंगी। ओके, हाँ बिल्कुल, आर हाइड्रेटेड आइसोमर्स, आयनिक आइसोमर्स, आयनिक आइसोमर्स नहीं, आयोनाइजेशन शायद तुम बोलना चाह रहे हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल, वो नोट करके पॉइंट लिखवाया था मैंने कि ऑल हाइड्रेट को अगर आप चाहें कि आयोनाइजेशन बोलना है तो आप बोल सकते हैं, ये भी हमने लेक्चर में बताया था। हाँ बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर अभी याद रख सकते हो तो याद रख लो, ये पॉइंट है जो आगे आएगा, और ये पॉइंट ही है, ये फैक्ट ही है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्रोमियम की कोबाल्ट वीक फील्ड लाइगेंड्स के साथ +2 में कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के साथ +3 में चला जाता है। ऐसे सब कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं जो चैप्टर पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। हाँ बट दे आर नॉट आयंस, देखो लेकिन उसमें आयंस भी तो बाहर हो रहे थे ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। COCl3.6H2O में जब हमने इसको इस तरह से लिखा था, COCl, या फिर ऐसा देख लो COClH2O5, COClH2O5 Cl2.H2O ऐसा, और COCl2 ऐसा लिख लो H2O4। इनको देखो ना, इसमें तो आयंस है ना, ये क्लोराइड आयन है ना बाहर, सो दे आर हाइड्रेट आइसोमर्स एज वेल एज दे आर ionization isomers. Specifically if you say, you have to say it hydrate. आयन है ना, ये आयन तो है क्लोराइड, तो क्लोराइड अंदर बाहर हुआ तो इस सेंस में बोल सकते हो। हाँ अगर कोई आयन ही नहीं हुआ है तो आप ठीक है,
आप मत बोलना फिर उसको आयोनाइजेशन। ऑल्दो इतनी ऐसे बारीक डेफिनेशन से कुछ उठ के नहीं आता है, बोलने वाली बात है, बोल सकते हैं आप ऐसे। हाँ तो मत बोलना, अगर कोई आयन एक्सचेंज नहीं हुआ होगा तो मत बोलना, ठीक है, मत बोलना फिर। अगर कोई आयन ही नहीं एक्सचेंज हुआ होगा तो मत बोलना, ऐसे केसेस में बोल सकते हैं। आज हमको मेन पढ़ना है बेटा स्टीरियो आइसोमर्स, बहुत मजा आएगा, सबसे बढ़िया टॉपिक है ये। ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं कि बहुत टफ टॉपिक है, बट अच्छा टॉपिक है। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर हमने खत्म किया था। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में ना एक छोटा सा और एक चीज लिख लेना, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, ये भी एक तरह का आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल में ही आएगा, उतना प्रचलित नहीं है बट फिर भी है। ये देखने को मिलता है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जो कि पॉलीन्यूक्लियर है। अरे ये क्या होता है सर? अभी तक तुमने जितने भी स्ट्रक्चर्स देखे वो सिंगल सेंट्रल मेटल आयन वाले थे, एक ही सेंट्रल मेटल आयन हुआ करता था, बट ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पर दो दो सेंट्रल मेटल आयन हो, तीन सेंट्रल मेटल आयन हो, इवन चार चार वाले भी आप पढ़ोगे। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ोगे, बट क्वालिटेटिव में आपको कहीं ना कहीं बनते हुए मिलेंगे चार सेंट्रल एटम वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो थोड़ा अभी इसके बारे में जान लेना ठीक है कि ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब यही है, लिख लीजिए इलैबोरेट करके, हैविंग मोर देन वन सेंट्रल एटम को पॉलीन्यूक्लियर बोल रहे हैं। हैविंग मोर देन वन सेंट्रल मेटल आयन या एटम, कुछ भी हो। ओके, इसका एग्जाम्पल बताता हूं बेटा, लिखो। इन पॉलीन्यूक्लियर, साथ में लिखते जाना, इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस an interchange of ligands between the different metal nuclei, give rise to this isomerism। अगेन चीजें डेफिनेशन से कम और एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आती, तो अभी इसका हम एग्जाम्पल दे देंगे और फिर तुरंत आगे बढ़ जाएंगे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ। और आज मैं आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म करा दूंगा, ठीक है। आज का मेरा टारगेट है कि मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म करा दूंगा आज आपका। चलो, कुछ छोटा मोटा पोर्शन होमवर्क भी रहेगा आपका, वो आप मैनेज करेंगे फिर। इसका एग्जांपल देख लो, ये कॉम्प्लेक्स है CO NH3 4। थोड़ा सा बस अभी याद वाद नहीं करना है इसको, बस थोड़ा देख के समझने की कोशिश करना। NH2 CO NH3 twice Cl2 O2, something like this, Cl2, ये कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से CO NH3 होल थ्राइस Cl NH2 CO NH3 whole thrice Cl O2 this
लाइक दिस। यहां पर हाँ बिल्कुल हमें बता रहे हैं, हाँ ये देख लीजिए। यहाँ थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अजीबोगरीब कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा होगा, शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है इनके साथ। परऑक्सी, देखिए अभी ये जो ऑक्सीजन है, मैं आपको दो बातें यहाँ पे बताना चाहता हूं, यहाँ पे दो बातें बताना चाहता हूं आपको मैं। एक हो गया ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और एक हो गया ये एनओ। ये दोनों ना, ये दोनों ही थोड़े से अजीबोगरीब लाइगेंड्स हैं, मतलब बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता इनको देखकर कि ये किस फॉर्म में है। क्यों नहीं क्लियर होता? देखिए ये जो ऑक्सीजन है ना, कब ऐसा लिखा हुआ है O2, ऐसा O2 लिखा हुआ है, तो O2 के ना बहुत सारे मतलब होते हैं। O2 का क्या क्या मतलब हो सकता है, उसके बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल लेकिन ये मन में डाल लो कि ऐसा होता है। O2 लिखा हुआ है बेटा, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल ऑक्साइड आयन हो, ये दो बार हो, ऐसा हो सकता है। इसका मीनिंग बहुत सारा हो सकता है। कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है कि ये है तो ऐसे लिखेंगे, वो है तो ऐसे लिखेंगे, हाँ, लेकिन क्वेश्चन देख के समझ आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में बता भी दिया जाता है। ये देखिए ये नॉर्मल ऑक्साइड हुआ, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड हुआ दो बार, ठीक है, दो बार हो गया। इसी तरह से ये O2-2 ऐसा भी हो सकता है, तो ये परऑक्साइड हो गया। तो इसको भी लिखने का तरीका तो यही होगा, ये O2 ही लिखा रहेगा। देखो O2-2 चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या पता। या फिर ऐसा भी हो सकता है O2-, तो सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है। सुपर ऑक्साइड को भी लिखने का तरीका क्या रहेगा, सुपर ऑक्साइड को भी लिखने का तरीका O2-, O2 ही रहेगा। तो बहुत सारी चीजें यहां हो सकती हैं, ओके। तो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे पहचान करें कि कौन है। इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन या हेल्प आपको देता है सेंट्रल मेटल आयन, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से भी अंदाजा लगाया जाता है। ऑल्दो कोई बहुत अच्छा सा फॉर्मूला नहीं है कि जिसको आप देखते ही झट से बता देंगे, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं भी आपको बता देता, बट ऐसा नहीं है, ये भी समय के साथ एक्सपीरियंस से आपको समझ आ जाएगा। एनओ, एनओ भी बहुत उटपटांग लाइगेंड है, कभी कभी NO प्लस के फॉर्म में होता है, कभी कभी नॉर्मल NO के फॉर्म में होता है, तो ये भी अजीब है। इनमें भी आपको मैं इनमें भी आपको मैं डिफरेंशिएट करना सिखाऊंगा आगे। अरे चार्ज है बेटा, ठीक है चार्ज है, तो क्लोराइड में भी तो चार्ज है, तो क्या जब हम कॉम्प्लेक्स को लिखें तो क्या चार्ज को भी लिखें क्या? यहाँ पे नहीं लिखे है ना, चार्ज तो क्लोराइड में भी है, चार्ज तो क्लोराइड में भी है। आप नॉर्मली जब कॉम्प्लेक्स में CN लिखते हो तो CN क्या चार्ज लिखते हो क्या? CN-, नहीं लिखते हो ना। जब कॉम्प्लेक्स में लिखते हो तब तो उसको ऐसे ही लिखते हो, नॉर्मली CN ऐसे ही लिखते हो। कल हम कॉम्प्लेक्सेस बना रहे थे, मैं ऐसे ही लिख रहे थे, FeCN6 ऐसे ही लिख रहे थे ना, ये 3-। तो हमने क्या CN का बताया क्या आपको कि -1 है? ऐसा ऐसा तो नहीं लिखा था, लिखते समय तो ऐसे ही लिखते हैं। तो कहीं मान लो ऐसा लिखा हुआ है FeO2, तो अब इसका क्या मतलब, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यार देखो, कहीं कहीं ऐसे डिनोट कर देता है बुक में तो समझ आ जाता है O-2, तो इसका मतलब समझा दिया जाता है कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, इससे थोड़ा समझ आ जाता है क्या ये नॉर्मल ऑक्साइड है। लेकिन पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के लिए थोड़ी और बातें समझनी पड़ेगी। जैसे अगर सुपर ऑक्साइड है या पर ऑक्साइड है तो दोनों में ऐसे ही लिखेगा O2-2, ये देखो अब O2-2 लिखा हुआ है तो कैसे समझोगे आप कि पर ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है? O2-2 मतलब क्या, चलो O2 का मतलब थोड़ा समझ आ रहा है कि नॉर्मल एटॉमिक ऑक्सीजन है और दो बार है, चलो ये मैं समझ लिया। लेकिन सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में हमें आगे थोड़ा सा गैस वर्क खेलना पड़ता है, अभी खेलने की जरूरत नहीं है, अभी बस हम थोड़ा आइसोमर पढ़ रहे हैं, तो बस इसको देख लो कि ऐसा कुछ है। अब यहां पर इनको अगर आप देखो बेटा NH2 को ध्यान से देखेंगे ना, ये जो NH2 दिख रहा है ना, ये ब्रिज्ड लाइगेंड कहलाता है, ठीक है, दिस इज ब्रिज्ड लाइगेंड, ये ब्रिज्ड लाइगेंड है।
आपको ये तो दिख गया कि ये दोनों आइसोमर्स हैं। कैसे? ब्रिज्ड लिगेंड सेम है, यहां ब्रिज्ड लिगेंड सेम है, बट कोबाल्ट के पास 4 अमोनिया और इस कोबाल्ट के पास 2 अमोनिया 2 क्लोराइड थे। कुछ वैसे ही हुआ है यहां भी। देखो जैसे हम नॉर्मली कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में करते हैं, लेकिन उसमें 2 स्फीयर होते थे, एक स्फीयर इधर होता था, स्फीयर मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पॉजिटिव स्फीयर नेगेटिव स्फीयर, उनके बीच में हम लाइगेंड्स को एक्सचेंज करते थे। यहां भी कुछ वैसा ही हुआ है, कुछ नया नहीं, कुछ वैसा ही हुआ है। देखो बस यहां पर ये एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, इसमें सिर्फ ये पॉजिटिव पोर्शन में यहां नेट +2 का चार्ज है क्योंकि ये क्लोराइड है, तो इस कैटाइनिक पार्ट में ही 2 न्यूक्लियाइज हैं, 2 न्यूक्लियाई हैं और उनके बीच में लाइगेंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, उनके बीच में लाइगेंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, उनके बीच में लाइगेंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। अब ये ब्रिज्ड लाइगेंड देख के बच्चों के मन में एक बात आती है कि सर अब अगर ऐसा होता तो EAN कैसे निकालते? तो चलो वो भी बता देते हैं एक बार। ये तो लिख लिए आप, ब्रिज्ड लाइगेंड होता तो EAN कैसे निकालते? फॉर एग्जाम्पल चलो मैं ये कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, ठीक है, इसमें EAN बताना, आयरन का EAN बताओ, चलो जल्दी से आयरन का EAN बताओ। ये कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया Fe2CO9, इसमें आयरन का आपको EAN बताना है। यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है क्लोराइड आने से, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। देखो समझा रहे हैं, आप यहां कोबाल्ट देख रहे हैं, कोबाल्ट जनरली +3 स्टेट में रहता है, यहां भी +3 में ही होगा। ये दोनों सेम कोबाल्ट हैं अगर देखूं मैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है बोल रहे हो, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये कोबाल्ट +3 अगर है, ये भी कोबाल्ट अगर +3 है, NH2- है, ये अमाइड है, एंड क्लोराइड -2 है, तो क्या दिख रहा है? ये +6 एंड एंड दिस इज -2, दिस इज क्या हो गया इधर, ये हो गया +6, देन this is -2 and this is -1, that is -3, and this is -1 superoxide, so this is O2 -1, तो ये हो गया भाई आपका +2 नेट बच रहा है, ठीक है, ये +2 नेट बच रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है? +3, this is +3 and this is -1, this is -1, this is -1 and this is -1, so this is the composition। क्या ये बात समझ आ गई? जो अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन दूर करिए, कुछ ऐसा ही है। ओके, नहीं चेंज हुआ है, कोबाल्ट आयंस +3 वाले ही हैं, कोबाल्ट आयंस +3 वाले ही हैं। होल इसको देखिए नेट +2 का चार्ज दिख रहा होगा आपको। ओके, देन अब यहां पर देखिए 39 आ रहा है, यहां पर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, ये CO का मतलब क्या है? देखो CO का मतलब क्या है, ऐसा है क्या कि इधर से ये कार्बन दे रहा है और इधर से ये ऑक्सीजन दे रहा है, ऐसा है क्या? इधर से ये कार्बन दे रहा है, इधर से ये ऑक्सीजन दे रहा है, ऐसा तो अजीब लगता है सुन के, ऐसा कैसे होगा, है ना? ये तो बहुत ही गंदी बात लग रही है। ओके, तो इसका मतलब यही है, जी हमें आप सही बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि CO ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे 2 लोगों में दिया है, समझ गए बात? 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे 2 लोगों में दिया है,
तो एक को कितना मिला इफेक्टिवली, एक को एक ही मिला, एक को एक ही मिला, ठीक है, एक को एक ही मिला। तो आपको नेट जब EAN निकालना है ऐसे ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस का, ऐसे ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस का नेट जब EAN निकालना है तब 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 आपको इस पे इससे आता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ही काउंट करना है। आई होप समझ आ गई होगी बात। इससे आता हुआ एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना है और Fe तो एक इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है, ये Fe ने तो एक इलेक्ट्रॉन ही दिया अपार्ट फ्रॉम इट्स एटॉमिक नंबर दैट इज 26। तो यहां से मिला 26, ये हो गया भैया 28, और ये दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन, ये सभी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो आप देखिए इसका EAN 36 आ रहा है, आ गया 36। ब्रिजिंग लाइगेंड के बारे में समझ आ गया कि कैसा होता है, कैसा होता है, समझ आ गया, क्लियर। इसका लिख लो क्या मतलब है। 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड टू बोथ central atoms each 1 electron effectively। ये निकालते समय ये सोचना है, ओके। चलिए भाई ठीक है, इसको नोट कर लो। और अब हम बढ़ चलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की तरफ। स्टीरियो आइसोमर्स, ओके। सो जो भी बच्चे पहले स्टीरियो आइसोमर्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं उनको, सर NO कितना देता है, NO बेटा थोड़ा सा अजीब है। NO एज अ लाइगेंड हम पढ़ेंगे, CO एज अ लाइगेंड हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा हम आगे चल के पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने के बाद, कि NO कितना इलेक्ट्रॉन देगा, CO कितना इलेक्ट्रॉन देगा, वो हम देखेंगे। NO एक्चुअली में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ओके। ये हम आगे देखेंगे चल के, अभी थोड़ा इसको बीच में डालूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। और NO में भी डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि NO कब होगा, NO प्लस कब होगा, लेकिन आपको तरीका बताएंगे, आप बिल्कुल अच्छे से डिस्टिंग्विश कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए स्टीरियो आइसोमर में आते हैं। जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमर पढ़े हैं उनको थोड़ी आसानी होगी इसको समझने में, लेकिन मैं इस तरह से बताऊंगा कि अभी आप ऑर्गेनिक में स्टीरियो नहीं पढ़े हैं, उस हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सेंट्रल मेटल एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड हो फिर भी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर होगा ना? बिल्कुल होगा, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। पॉलीन्यूक्लियर होगा तो हो जाएगा। तो इसमें हमको पढ़ना है बेटा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। उतना डीप में नहीं पढ़ना है जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ओके, उतना डीप में नहीं पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, देखो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ये दोनों ही आइसोमर में एक चीज सेम होगी, स्ट्रक्चर सेम होगा। ध्यान से सुनना, शुरू के 5-7 मिनट बहुत जरूरी, शुरू के 5-7 मिनट स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहली बार ये टॉपिक सुन रहे हैं, शुरू के 5-7 मिनट बहुत जरूरी है, एक भी स्टेटमेंट छोड़ना मत। इसमें बात ऐसी है कि स्ट्रक्चर सेम होगा बट फिर भी वो लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके, बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, फिर भी वो अलग है। स्ट्रक्चर भी सेम है बट फिर भी वो अलग है। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए एक शब्द यूज किया जाएगा, एक शब्द यूज किया जाएगा दैट इज नॉन सुपर इंपोजेबल। जब भी मैं ये बात कहूं नॉन सुपर इंपोजेबल, तो आसान भाषा में नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब क्या समझना है आपको? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स,
नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वो अलग अलग हैं, उनको हम सुपर इंपोज नहीं कर सकते। अगर सुपर इंपोज हो गए इसका मतलब वो दोनों एक ही हैं, अगर सुपर इंपोज हो गए तो वो दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ऐसे अलग अलग क्यों बता रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? तो सुनना ध्यान से, ज्योमेट्रिकल कब बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल तब बोलेंगे जब उस मतलब दो चीजों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब बोल रहे हैं? तो दो चीजों को, जैसे 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स व्हेन दे डिफर इन ज्योमेट्री। अरे ये क्या बात है सर, ये तो बहुत ही फालतू सा डेफिनेशन बता रहे हो आप, डिफर इन ज्योमेट्री, इससे कुछ समझ ही नहीं आया। अब ध्यान से सुनो, जो आसान भाषा में बता रहा हूं वो सुनो। ये तो किताबी बात हो गई, व्हेन दे डिफर इन ज्योमेट्री मतलब क्या? ज्योमेट्री में डिफरेंस होने का मतलब क्या है? ज्योमेट्री में डिफरेंस का मतलब है किन्हीं भी दो ग्रुप्स के बीच में अगर डिस्टेंस चेंज हो गया तो आप मान लीजिएगा उनकी ज्योमेट्रीज अलग अलग है। क्या बोला मैंने? दो ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस अगर चेंज हो गया तो आप मान लीजिएगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्ट्रक्चर वैसा ही है बट डिस्टेंस अगर चेंज हो गया तो आप मान लीजिएगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। सर एग्जाम्पल से बताओ? बिल्कुल एग्जाम्पल से बताएंगे तभी समझ आएगा। अभी पहले लिखो, क्या देखना है? सिर्फ between two groups change in distance अगर दोनों के बीच की दूरी, कोई भी दो ग्रुप हो सकते हैं, अगर दूरी चेंज हो गई तो हम बोलेंगे भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। लेकिन कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन की भाई स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली बात यहां नहीं आएगी, ऑर्गेनिक वाली। यहां पे रोटेशन वैसे कोई मतलब नहीं होगा, अभी आप समझ जाएंगे क्यों नहीं आएगी। ठीक है, अभी समझ जाएंगे क्यों नहीं आएगी। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑर्गेनिक में हुआ करता था, यहां नहीं है। अभी देखेंगे क्यों नहीं है। ऑप्टिकल में कितना सोचना है आपको? ऑप्टिकल में क्या होगा? देखो बेटा, ऑप्टिकल में हम 1 और 2 को ऑप्टिकल आइसोमर कब बोलेंगे? ऑप्टिकल, जैसे देखो ये 1 है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मल्टी न्यूक्लियर विदाउट ब्रिज लाइगेंड में कॉन्फर्मेशनल, हाँ हो सकता है, उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, हो सकता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ये 1 है और ये 2 है, इनको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमर कब बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर मतलब कि जब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो। ठीक है, क्या हो? मिरर इमेजेस हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स, ध्यान से सुनना भाई, ये शुरू के 5 मिनट बहुत जरूरी है। ये मिरर इमेजेस हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आप ऐसा पाओगे कि वो ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज, फॉर एग्जाम्पल आप ये ऑब्जेक्ट को देखिए, दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, अब ये मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये मैं ऑब्जेक्ट यहां रखा, अब मैं मिरर इमेज बनाऊंगा। मिरर इमेज बना दो। मिरर इमेज क्या है? कोई भी बना लेगा, किसी का भी बना लोगे मिरर इमेज, कैसा भी हो। ये लो, ये रखो, इसका यहां खींच के सब मिरर इमेज बनाओ, ये रखो, यहां खींच के ऐसे मिरर इमेज बनाओ, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं? अबे वो मिरर इमेजेस जो आपने बनाए हैं वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग मतलब कैसे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। अलग अलग मतलब कैसे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। सर कैसे पता चलेगा? बताएंगे ना कैसे पता चलेगा। पहले क्या होता है ये तो समझो, ओके, पहले क्या होता है ये समझो। तो मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, और कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉन सुपर इम्पोजेबल।
ये कैसे हो सकता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल, जी हां, ये बिल्कुल संभव है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। जी बिल्कुल, सिमेट्री की जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं। चलिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब इसका एक मान लो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन गया, इसका एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन गया, तो क्या वो दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होंगे? क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होंगे? आंसर है नहीं होंगे। कैसे होंगे? अबे तुम सोचो, एक चीज का जब तुम मिरर इमेज बनाते हो तो क्या ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या? ग्रुप्स तो वैसे ही रहेंगे। आई होप समझ पा रहे हो। तो ये दोनों अलग है, इसमें डिस्टेंस जो होगा वो चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस वही रहने वाला है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको यहां बना के दिखा देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूं। जैसे ये नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ी। एक नॉर्मल सा टेट्राहेड्रल आप मॉलिक्यूल देखिए बेटा, ए, एंड दिस इज अ नॉर्मल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बी, एंड देन यू हैव सी देयर, ये पीछे की तरफ सी, एंड दिस इज सी डैश बोल लो, एंड डी। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो एक टेट्राहेड्रल ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इसका जब आप मिरर इमेज बनाओगे, इसका जब आप ऐसे मिरर इमेज बनाओगे, तो ये मिरर इमेज इस पे सुपर इंपोज नहीं करेगा, सुपर इंपोज नहीं करेगा। सर कैसे पता नहीं करेगा? अरे मान लो ना यार, अभी फिलहाल मान लो ये सुपर इंपोज नहीं करेगा। ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, आप कितनी भी कोशिश करें इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज कराने की, ये सुपर इंपोज नहीं करता। तो सुपर इंपोज नहीं करता तो इससे क्या समझ आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और अभी फिलहाल आप ये देखेंगे कि इन ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स बोलते हैं, इनेंशियोमर्स। सो व्हाट आर इनेंशियोमर्स? इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अब बात आती है, यहां तक लिख लिए, यहां तक बात भी दिमाग में घुस गई होगी सबके। अब बात आती है, सर कैसे पता चलेगा सुपर इंपोजेबल है नॉन सुपर इंपोजेबल है? क्या हर बार हमको स्ट्रक्चर बना के फिर ऐसे मिरर इमेज बना के ऐसे उठा के दोनों को सुपर इंपोज कराना पड़ेगा? आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको बस सिमेट्री चेक करनी है। ठीक है, सिर्फ क्या चेक करनी है? सिमेट्री चेक करनी। वो भी ऑर्गेनिक में आप इतने सारे सिमेट्रीज आपको मैंने पढ़ाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहां कुछ नहीं देखना है, यहां सिर्फ आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी। क्या देखनी? प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको आता है क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जिसके अराउंड आप काटेंगे मॉलिक्यूल को तो सिमेट्रिकल हाफ्स में कट जाएगा, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री एक बार बता भी दूंगा क्या है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब उसका मिरर इमेज नया ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब उसका मिरर इमेज नया ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब उसका मिरर इमेज और वो दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट है, सुपर इंपोजेबल है। ठीक है, इतनी बात दिमाग में बैठा लो बस, पहले इतनी बात दिमाग में बैठा लिए। अब अपन आगे बढ़ेंगे, ये कैसे चेक करते हैं सब बताया जाएगा, अभी देखिए बस आप इतनी बात लिख लीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमें बेसिकली दो तरह के, नहीं मैं कहूंगा तीन तरह के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ज्यादा पढ़ना है। एक स्क्वायर प्लेनर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
और बहुत रेयर बट थोड़ा बहुत टेट्राहेड्रल के बारे में भी पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे। सो अभी मैं आपसे ये पूछूं कि चलो 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 ये बताओ कि इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स ये क्या क्या शो कर सकते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर मतलब ऐसा होता है, ध्यान से सुनो, स्क्वायर प्लेनर ऐसा होता है। अब स्क्वायर प्लेनर में एक खास बात है बेटा, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, जैसे मान लो यहां चारों ग्रुप्स आप अलग भी लगा लो, आप चारों ग्रुप्स अलग भी लगा लो, ए बी सी डी चारों ग्रुप अलग भी लगा लो, फिर भी इसमें पीओएस होगी ही होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां है, अभी भी है। वो कहां है, आप इस मॉलिक्यूलर प्लेन को ही अगर काट दें, ध्यान से देखो, ये जिस प्लेन में है उसी प्लेन के अराउंड आप मॉलिक्यूल को काटोगे तो क्या आपको सिमेट्री नजर आ गई? हाँ या ना बता देना सभी बच्चे। ऐसे सोचो, ये देखो ऐसे, ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है ऐसे, ये कुछ इस तरह से मैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को शो कर रहा हूं। एबीसीडी चार बॉल्स हैं, मानो ये चारों बॉल्स अलग अलग है, ये चारों बॉल्स अलग अलग है एबीसीडी। अब ये जिस प्लेन में है, अगर आपने उसी प्लेन से काट दिया मॉलिक्यूल को, इसी प्लेन से, ये वाले प्लेन के अराउंड अगर आपने काट दिया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? है, बिल्कुल है, ये बिल्कुल प्लेन सिमेट्री है, बिकॉज ये सभी बॉल्स ऐसे आधे आधे कट जाएंगे सिमेट्रिकल हाफ्स में। This is called slice plane. Sometimes people used to call it slice plane. Okay, ऐसा भी बोल देते हैं, कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, चलता है बस, ठीक है। तो इससे क्या समझ आता है कि स्क्वायर प्लेनर में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पीओएस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल स्क्वायर प्लेनर में अब अगर आपका लाइगेंड कहीं से ऑप्टिकली एक्टिव है तो बात अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई लाइगेंड आपका कहीं से ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके वजह से ऑप्टिकल आइसोमर आ रहा है, वैसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं। लाइगेंड आपका मोनोडेंटेट लगा हुआ है और इस तरह से आप अगर सेंट्रल मेटल के अराउंड आप चेक कर रहे हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो है आपको पीओएस, अब देखो डिस्टेंस क्या अलग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है और बी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस है। समझ आ गई बात? ये x है, ये y है, मतलब हम कुछ करके डिस्टेंसेस अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टेंस हम अलग अलग कर सकते हैं, बट पीओएस हमेशा रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जीआई तो पॉसिबल है बट ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं, जीआई तो पॉसिबल है बट ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं। अब आ जाओ टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, इसकी खूबसूरती ही इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा दिया है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसमें एबीसीडी चारों की कहीं से किसी का भी डिस्टेंस आप चेक करो, ये डिस्टेंस हमेशा सेम आता है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमेशा सेम आता है, ए जितना बी से दूर है उतना ही सी से दूर है, उतना ही डी से दूर है, सभी डिस्टेंस सेम आते हैं। और अगर बेटा डिस्टेंस सेम आ गए तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा साधा मतलब है कि जीआई नहीं हो सकता, ऑप्टिकल हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है, क्योंकि इसमें पीओएस कभी कभी ऐसा हो सकता है ना रहे, जैसा कि ये एग्जांपल बताया मैंने, यहां पीओएस एब्सेंट है, यहां पीओएस एब्सेंट है, और इसी वजह से इसका मिरर इमेज एक नया ऑब्जेक्ट, इसका मिरर इमेज एक नया ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑक्टाहेड्रल में दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी, हम देखेंगे अभी कैसे। सो लेट अस स्टार्ट विथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सिंपली स्टार्ट करते हैं स्क्वायर प्लेनर के साथ। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसा सोचना है, आपको पता ही है, एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह सोचना है आपको, है ना। Like this you have to imagine octahedral structures, x axis y axis z axis की तरह ऐसे सोचना है। No equatorial axial bonds, simply 90 degree angles. This is called octahedral structure. It may have POS, may not have POS,
and distances obviously you have two different distances. If you have this as a का यहां से यहां से यहां से और यहां से, देखो चारों में डिस्टेंस सेम है, चारों से a का डिस्टेंस सेम है, बट यहां से इसका डिस्टेंस अलग है, तो दो अलग अलग डिस्टेंसेस यहां है। ये अगर y है तो ये डिस्टेंसेस x है, ये बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा होगा। और पीओएस हो सकता है ना भी हो। टेट्राहेड्रल हमेशा नहीं, हमेशा कुछ नहीं ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा, हमेशा कुछ नहीं, हमेशा नहीं, यहां भी जीआई हमेशा नहीं। इट विल डिपेंड अपॉन द ग्रुप्स, हमने क्या ग्रुप लगाया है। अगर चारों ग्रुप्स अलग हैं, हाँ, तब वो उसमें सिमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, अभी हम वो आगे पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए, तो स्क्वायर प्लेनर, सो लेट अस स्टार्ट विथ स्क्वायर प्लेनर। और अभी मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, जहां भी मैं ऐसा लिख रहा हूं एम ए बी ऐसा, तो यहां मेरा ये जो एम है, एम मतलब सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल एटम। ठीक, जहां भी मैं ऐसा लिखूं ए बी सी डी ई एफ ये सब लिखूं, ये इसका मतलब होगा मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। ओके, इसका मतलब होगा मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। अब आपको मोनोडेंटेट लाइगेंड्स क्या होते हैं पता है, इसका मतलब होगा मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। इसी तरह से अगर मैं ए लिखूं, ऐसा लिखूं ए ऐसा, इसका मतलब होगा, ये की बता रहा हूं मैं आगे यूज करूंगा इन नोटेशंस का। तो ए लिखूं, इसका मतलब एक डाइडेंटेट लाइगेंड होगा ये, डाइडेंटेट, और ए लिखा हुआ है मैंने, मतलब सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, मतलब सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, जस्ट लाइक ई एन याद होगा आपको, ये सिमेट्रिकल डाइडेंटेट था क्योंकि दोनों डोनर एकदम सेम तरीके के थे। तो ए का मतलब होगा सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, ये सब फटाफट से लिखते जाओ। ए का मतलब सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, या फिर ऐसे एक और एग्जांपल ऑक्सलेट, ये भी सिमेट्रिकल डाइडेंटेट है, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ये ऐसे। ठीक, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट। और अगर मैं कहीं लिख रहा हूं ए बी, तो ए बी का मतलब है अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट, ये भी डाइडेंटेट लेकिन अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट, ये हो गया ए बी। दिस इज ए बी, दिस इज ए। चलिए, ये तो की बता दिया मैंने, अब मैं शुरू करता हूं, नोट इट डाउन। OFC ये क्या होता है भाई? चलो, स्क्वायर प्लेनर, तो यहां पे, अच्छा ऑफ कोर्स, चलो तो स्क्वायर प्लेनर देखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं MA4 लिख लो, MA3B लिख लो, MA2B2 लिख लो, तो MA4 में क्या ही करोगे बेटा तुम, कोई डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी ग्रुप सेम है। तो इसमें एक ही स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, एक ही स्टीरियो पॉसिबल है। तो MA4 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बस एक पॉसिबिलिटी यही वाली। ऑप्टिकल तो देखना नहीं है, ऑप्टिकल तो देखना नहीं है, क्योंकि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको पीओएस मिल ही जाएगा, कुछ भी कर लो पीओएस मिल ही जाएगा। दिए तो बेटा 1 मिनट, लिखो ना इसको, तुरंत हो जाना चाहिए, लिखो जल्दी लिख लो।
तो यहां पर एक ही होगा। Ma3b का मतलब क्या है? Ma3b का मतलब है ये A3b। अब इसमें भी आप देखो, कहीं भी किसी को डाउट होगा अच्छे से पूछ लेना, इसमें समझने में अगर डाउट होगा तो। Ma3b की बात करेंगे, यहां भी आप कुछ भी कर लो बेटा, कुछ अलग नहीं होगा। देखो, इसी को घुमा घुमा के नया नया मत बनाने लगना कि आप बोल रहे हो सर मैं बी को यहां रख दूं। अबे बी को यहां रखोगे तो ये चीज डिस्टेंस कहां अलग हुआ? बी का ए के साथ वही डिस्टेंस, यहां भी वही डिस्टेंस। तो ये दोनों सुपर इंपोजेबल है, ये अलग नहीं है। डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब वो सुपर इंपोजेबल है। आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये इसके ऊपर सुपर इंपोज कर जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी, ए बी ए, ऐसा कैसे भी लगा दो, बी कहीं भी लगा दो, एक ही बात। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी। Ma2B2 को देखो, Ma2B2 में क्या होगा? ये Ma2B2, सो A2B2 एक ऐसे कर सकते हो आप। और एक पॉसिबिलिटी यहां निकल कर आई है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, A2B2। अब यहां पर किसी भी कीमत पे आप इन दोनों को सुपर इंपोज नहीं करा सकते। किसी भी कीमत पे आप इन दोनों को सुपर इंपोज नहीं करा सकते। कैसे पता सर? सुपर इंपोज करा के देखें। अरे नहीं बे, डिस्टेंस देखो ना, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ए और ए के बीच में डिस्टेंस ये x था, लेकिन यहां पर डिस्टेंस देखो चेंज हो गया। अगर डिस्टेंस चेंज हो गया तो ये बात पर्याप्त है ये साबित करने के लिए कि ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चर सेम है, कनेक्शन सेम है, कनेक्शन सेम है, सेम वही मेटल पे वही एटम्स उसी लिंकेज के थ्रू लगे हुए, वही मेटल पे वही एटम्स उसी लिंकेज के थ्रू लगे हुए हैं। इसका मतलब स्ट्रक्चर सेम है बट डिस्टेंस अलग है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ओके, दे आर GIs, सो टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ऑप्टिकल तो देखना ही नहीं, पहले बोल दिए ऑप्टिकल तो देखना ही नहीं। ओके, सो नोट इट डाउन। और फिर अगला केस करते हैं। चलो अगला केस करो आप लोग। Ma2BC, ये अगला केस करो। Ma2BC, MABCD एक केस ये करो, MABCD एक केस ये करो। MABCD, सो Ma2BC में क्या होगा? Ma2BC में क्या होगा? तो सीधी सी बात है, A2BC विल बी A2BC। अब यार BC के बीच में डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो, तो दूसरी पॉसिबिलिटी यही होगी, A2BC। सीधी सी बात, आप AA के बीच में चेंज कर लो, BC के बीच में चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ये आ गया आंसर। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ये भी दो पॉसिबिलिटीज। MABCD में बिल्कुल देखिए ABCD में कैसे करना है। देखो अभी ध्यान से सुनना, अभी वैसे तो MABCD आपको बन गया होगा, लेकिन थोड़ा सा ये मेरी बात सुन लेना, इससे आप ऑक्टाहेड्रल जब पढ़ोगे तो थोड़ी आसानी होगी। बन तो गया होगा ABCD, ध्यान से सुन। देखो ABCD में अपन ऐसे सोचे कि मुझे सबको सबके ट्रांस में लगाना है, एक एक बार सबको सबके ट्रांस में आने का मौका देना है, ठीक है, सबको एक एक बार सबके ट्रांस में आने का मौका देना है। तो सुनो, ऐसा होगा तो AB के साथ ट्रांस, AC के साथ ट्रांस, AD के साथ ट्रांस 3, फिर BC ट्रांस, BD ट्रांस 5 और CD ट्रांस। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? 6 पॉसिबिलिटीज। तो क्या 6 पॉसिबिलिटीज मतलब 6 स्ट्रक्चर्स? नहीं, क्योंकि जब तुम एक स्ट्रक्चर बनाओगे, अगर तुमने AB को ट्रांस में लाया तो CD ऑटोमेटिकली ट्रांस में आ गया। समझ गए बात? अगर तुमने AB को ट्रांस में लाया तो CD ऑटोमेटिकली ट्रांस में आ गया। इसका मतलब आपने यहां 6 केसेस लिखे थे
एक्चुअली उन 6 केसेस को फुलफिल करने के लिए मेरे को 3 स्ट्रक्चर्स ही पर्याप्त होंगे। एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, दूसरा तरीका ऐसे भी सोच लो, ए के साथ बी ट्रांस में आ गया, अब इस ए के साथ सी को ट्रांस में ले आओ, बी डी को ऐसे रहने दो। अब एक बार ए के साथ बी आ गया, सी आ गया, डी को ट्रांस में ले आओ। आप चेक कर लो, ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स अलग अलग, सॉरी नॉट स्ट्रक्चर्स, तीनों ही स्टीरियो आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है। ए से बी का डिस्टेंस अलग, ए से बी का डिस्टेंस यहां अलग था, ए से सी ट्रांस में है, यहां ए और डी ट्रांस में है, तो बिल्कुल डिस्टेंस अलग है। तो 3 पॉसिबल आइसोमर्स, 3 पॉसिबल। अभी बहुत सिंपल चल रहा है बेटा ना ये, हम पहले स्क्वायर प्लेनर इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि ऑक्टाहेड्रल को फिर दूसरे स्टेप में पढ़े। 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। अब एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, कर लो फटाफट, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर लो इसके जस्ट बाद, ये नोट कर लो पहले। जिसका नोट हो गया है वो अगला केस लिखो, वो अगला केस लिखो, MAA2 देन MAA2 देन MAAAB। मीनिंग समझा देते हैं। देखिए AA मतलब हो गया बेटा तुम्हारा डाइडेंटेट लाइगेंड, ठीक है, AA मतलब डाइडेंटेट। अब डाइडेंटेट को हमेशा एक दूसरे के सिस में लगाना होगा, सिस मतलब पास पास, ऐसे लगाना होगा डाइडेंटेट्स को। आप अगर ऐसे सोचे एक ए ऐसा, हाँ ये सही है, ये डाइडेंटेट है। सर ए से समझ नहीं आ रहा, ए से समझ नहीं आ रहा तो आपके समझाने के लिए मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, ऐसे इमेजिन कर लो, अगर ए से समझ नहीं आ रहा तो ये लो EN से इमेजिन करो, कुछ ऐसा होगा वहां पर, समझ आ गई बात, ऐसे कुछ ऐसे इमेजिन करो, ऐसा समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये मतलब है ए का। तो ये सब हम नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ ऐसा ए लिख रहे हैं, इससे ये समझ आ रहा है कि सिमेट्रिकल डाइडेंटेट है, इससे समझ आ रहा है सिमेट्रिकल डाइडेंटेट है। कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, ए और ए ऐसे ट्रांस में लगा के ऐसे कर दे रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं करना है, इतनी दूरी पे नहीं होंगे ये सब नहीं करना है। इनको आप हमेशा आजू बाजू रखेंगे ऐसे, इस तरह से। तो जब यहां पर लिखा गया है AA2, इसका मतलब एक AA हो गया और एक और AA हो गया। अब भाई इसमें क्या ही फर्क पड़ता है, ये सभी सेम ही डोनर्स हैं। अगर ये डोनर सेम है तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही होगी, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही होगी, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही होगी। यहां A2 हो गया है, क्या लिखोगे, A2 हो गया है, क्या करोगे, ये AA ऐसा, A2 ऐसा, कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये मत सोचना कि ये नई पॉसिबिलिटी आ जाएगी सर, AA और AA, नहीं, ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। इतने दूरी पे नहीं प्रेफर करेंगे, वो आजू बाजू रहना प्रेफर करेंगे, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी यहां भी आएगी। और जब आप इसको ए बी कर दोगे तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा, ये ए रहेगा, ये ए बी रहेगा। अब आप ए बी ऊपर नीचे करते जाओ, कोई फर्क नहीं आएगा, यहां भी एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक, सब में एक ही पॉसिबिलिटी आएगी। ये भी बात समझ आ गई सबको, ये भी बात सबको समझ आ गई होगी। ओके ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी देखिए अगला, नेक्स्ट इज MAB2। तो MAB2 में अब अनसिमेट्रिकल हो गया, तो अब ये समझ पा रहे होंगे, AB ऐसा,
और ए बी ऐसा, एक ऐसा हो सकता है, और इसी को आप ऐसे भी लगा सकते हो, ए बी ऐसा और ए बी ऐसा। तो बिल्कुल यहां पर ये डोनर्स को देखो, ये डोनर और ये डोनर के बीच का डिस्टेंस बदल गया है, और यहां पर ये डोनर और ये डोनर के बीच का डिस्टेंस बदल गया है। तो अगर ये x है तो ये y है, तो ये दोनों यहां पर दो पॉसिबिलिटीज के साथ आएंगे। अगला एग्जांपल एम ए बी ए टू, तो यहां आप खुद से देख लीजिए भाई, एक ही बनेगा। और इसी के बाद एम ए बी अगर ऐसा है तो अगेन यहां आप बिल्कुल अपने से बना सकते हैं, बहुत इजी बातें हैं कि ये दो बनेगा। ए बी सी डी वाला, एबीसीडी वाले में आप देखो, समझ नहीं आया ना तो आप ना वेरीफाई करो। देखो मैं तरीका बता रहा हूं, अभी देखो शुरू में अगर आप ये सोचे कि अपन मैं डिकोड करूंगा अपने से, कि मैं डिकोड कर लूंगा, तो देखो ये थोड़ा सा कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता है डिकोड, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, आप ना आप इसको वेरीफाई करो कि यार ठीक है, ये सर ने 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाए थे, चलो मैं कुछ और, शायद कुछ और होगा तो मैं कुछ और बना के देखता हूं। तो फिर अगर आप कुछ नया बना रहे होगे तो आप फिर उसमें डिस्टेंस चेक करना, तो वो नया जो आप बनाओगे वो इन तीनों में से ही एक होगा, वो इन तीनों में से ही एक होगा। तो उससे आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार ये 3 स्ट्रक्चर्स ही होंगे, ये 3 स्ट्रक्चर्स ही होंगे। अब फिर मन में आता है, सवाल आता है एग्जाम, सर एग्जाम में अगर ऐसा आ गया मेरे से एक आंख छूट गया तो क्या होगा? अबे नहीं छूटेगा, तुम एग्जाम से पहले इस चीज को एक बार अभी पढ़ के जा रहे हो, 2-3 बार रिवीजन करके जाओ तो नहीं छूटेगा कुछ, ठीक है। तो अगर अभी एक बार में, पहली बार में आप देख रहे हो, अभी ऑक्टाहेड्रल में देखना, जब अपन पढ़ेंगे तो पहली बार में किसी का नहीं आएगा आंसर, पहली बार में सबको लगेगा अरे यार ये छूट गया, अच्छा वो छूट गया। कोई बात नहीं, एक बार अपन पढ़ लेंगे, 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो दिख जाएगा। अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये आपको मैंने तरीका बता दिया कि आपको इस तरह से बनाना है। इसमें डिस्टेंस अलग है। अगर आपको ये डाउट है कि सर ये पहला, दूसरा, तीसरा ये तो सेम लग रहे हैं, या ये दोनों सेम लग रहे हैं, या ये दोनों सेम लग रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है, हाँ, तो वो डाउट को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि यार सेम नहीं है, सेम तो नहीं है, देख लो डिस्टेंस अलग अलग है, यहां ए बी के बीच में ये डिस्टेंस है, यहां अलग डिस्टेंस है, अलग डिस्टेंस है, और इतने ही बनेंगे। आपको कुछ इस तरह से ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे, यहां पर इसको बना लो एम ए बी टू दिस दिस दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर प्लेनर, दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर प्लेनर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, चलो भाई अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में आते हैं, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करके बता दो फटाक से, आंसर बताओ। मैंने कहा कि ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स है, मान लो पीटी NH3 Cl NO2 एंड यहां CN लिख दिया मैंने, ठीक है। PT is in +2 oxidation state and hence we have no zero net charge. Net charge is 0 because you have nitrite ion. Sorry, you have a net charge of -1. Okay, no issues. You have a net charge of -1. PT +2, -1, -1, -1, you have net charge of this. I am asking total number of isomers. Total number of isomers for this square planar complex. For this square planar complex. For this square planar complex is total number of isomers for this square planar complex is थ्री। ओके, दिख गया MABCD टाइप? अच्छा ठीक है,
देखो अगर मैं एक चीज में बिल्कुल बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशंस आपने देखे होंगे, मैं कराता नहीं, क्योंकि इलस्ट्रेशन कराना मुझे बहुत ही लल्लू काम लगता है। क्योंकि अभी मैंने पीछे लिखा है MABCD और यहां मैंने आपको दे दिया ऐसा MABCD, तो इतना लल्लू काम तो मैं करूंगा नहीं। जी हां, यहां पर जब मैंने आइसोमर्स लिखा है तो एक्चुअली में आपको स्ट्रक्चरल स्टीरियो सब कुछ देखना है, ठीक है। जब आइसोमर्स लिखा है तो स्ट्रक्चरल स्टीरियो सब कुछ देखना है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नाइट्राइट है और ये जो साइनाइड है, ये दोनों एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स हैं। समझ आ गई बात? ये एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स, और अगर ये एम्बिडेंटेड है तो ये तो N से भी दे सकता है और C से भी दे सकता है, N से भी दे सकता है, O से भी दे सकता है, जैसा भी। तो ध्यान से सुनो, ये ऐसा होगा PT, ये एक बार NO2 N से दे रहा है और CN C से दे रहा है, और बाकी दो वैसे ही है, नॉर्मल क्लोराइड और अमोनिया है। फिर इसी में आप ऐसा सोच सकते हैं, क्या आपको समझ आ गई बात? ये ऐसा हो सकता है, ये N से दे रहा है, ये C से दे रहा है, आइसोमर्स तो है, ये दो नॉर्मल है, और एक बार इधर ये O से दे रहा है और ये C से दे रहा है। दो पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चरल, ये दोनों स्टीरियो नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चरल, क्योंकि लिंकेज बदल गई। ठीक है, 12 जो आंसर आ रहा है अभी सही आ रहा है, फिर भी एक बार मैं समझाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डेड बहुत सारे बच्चे देखते हैं, इसलिए एक बार समझा देते हैं। यहां पर N से हो गया, O से हो गया, एक बार फिर NO2 करो, और ये CN था, अब यहां पर NC कर दो, और लास्ट पॉसिबिलिटी ऐसी आएगी, यहां पर ONO है तो यहां पर ONO है, यहां पर NC, क्या पॉसिबिलिटी बच गई? यहां पर ONO और यहां पर NC, ये चार स्ट्रक्चरल हो गए, और ये सभी ईच MABCD टाइप, ईच MABCD टाइप दिख गया। तो इसके तीन ज्योमेट्रिकल, इसके भी तीन ज्योमेट्रिकल, इसके भी तीन ज्योमेट्रिकल, और इसके भी तीन ज्योमेट्रिकल। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी 12, करेक्ट आंसर विल बी 12। ठीक, डन। चलो भाई बढ़ते हैं अब किसकी तरफ? ऑक्टाहेड्रल की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल की तरफ। नोट कर लो, चलो आपको मैं 20 सेकंड का समय देता हूं, आप नोट कर लीजिए। हाँ, स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल, देखो अभी क्वेश्चन में मैं आपको बता दे रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन में ना भी गिवन हो, लेकिन तब तक आप क्या है कि आप थ्योरीज पढ़ लिए होंगे, कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़ लिए होंगे, तो फिर आप प्रेडिक्ट करने के काबिल रहोगे कि ये जो मेरा गिवन कॉम्प्लेक्स है इसका शेप कैसा हो। ये आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट कर लोगे कि ये स्क्वायर प्लेनर है कि टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि मैं थ्योरीज पहले ना पढ़ा के आइसोमेरिज्म पहले पढ़ा। समझ आ गई होगी बात? ठीक है, चल ऑक्टाहेड्रल देखेंगे, टेट्राहेड्रल बाद में, टेट्राहेड्रल का कुछ ज्यादा काम है। अब ऑक्टाहेड्रल में आओ। अब ऑक्टाहेड्रल में ना आप एक टेबल बना लो पहले, अब आप एक टेबल बना लो पहले, और ये टेबल एक कंप्लीट पेज में बना लेना, थोड़े बड़े पेज में। ठीक है, एक पेज में आप ये टेबल बना लो पहले। यहां पर फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन, फिर इधर पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स लिखो, ऐसे एक पेज में बना लेना, पूरा कंप्लीट पेज देना इसको, पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। फिर अगले कॉलम में इनैंशियोमेरिक पेयर्स, इनैंशियोमेरिक पेयर्स, इनैंशियोमेरिक पेयर्स, और फिर इधर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये 4 कॉलम बनाने, 1 2 3 4। ये कुछ नहीं, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है यहाँ नंबर्स ही लिखेंगे, तो कोई बहुत ब्रॉड बनाने की जरूरत नहीं है, नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 यही लिखेंगे, इधर फॉर्मूला रहेगा। तो बात ऐसी है जैसे मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, MA6 पहली बात करूंगा, सेकंड करेंगे MA5B1, तीसरी बात करूंगा MA4B2, फिर चौथी बात करूंगा MA3B3। चलो पहले तो ये 4 केसेस अच्छे से पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर तो आसान था, ऑक्टाहेड्रल थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले ये फटाक से टेबल बना लो। चलिए, MA6 कैसे भरना है इसको मैं बता रहा हूं, कैसे भरना है। MA6 ऑक्टाहेड्रल मतलब ऐसा, ऑक्टाहेड्रल ऐसा। अब थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखनी है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखनी है ये देखते हैं, चलो ये चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखनी। तो सुनो मेरी बात, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां आएगी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी आएगी जब सेम ग्रुप्स ट्रांस में हो। पहली पॉइंट लिखोगे ये टेबल के बाद वाले पेज में लिखना, ठीक है। ये टेबल फ्रेश एक पन्ना छोड़ देना इसके लिए बना के, टेबल के अगले पेज में लिखो ये बात, ये वाली बात टेबल के अगले पेज में। जब सेम ग्रुप्स ट्रांस में हो देन पीओएस प्रेजेंट, देन पीओएस कहीं भी, जैसे मानो यहां पर ए और बी है, ध्यान से देखो ये वाली पीओएस दिखनी चाहिए सबको, सबको दिखनी चाहिए। सेम ग्रुप ट्रांस में मतलब अगर ऊपर भी ए है और इधर भी ए है, ऊपर भी ए है इधर भी ए, देखो भाई बात ये मोनोडेंटेट लाइगेंड्स के लिए कर रहा हूं मैं, डाइडेंटेट में चेंज हो जाएगा, मोनोडेंटेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। ए है इधर भी ए है, तो आप इस बात को क्या समझ पा रहे हो कि यहां कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, के कुछ भी हो, ये तो स्क्वायर प्लेनर की तरह कट जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर की तरह कट जाएगा। और यदि यहां और यहां दो ग्रुप्स सेम लगे हैं तो पीओएस हमेशा होगा, ये हमेशा पीओएस होगा। सर यही, अरे यहां मतलब ऐसे भी हो सकता है, ये ट्रांस का मतलब अगर ऐसा दिया हुआ है ए और ए, ए और ए, और यहां कुछ भी लगाओ बी सी डी ई, क्या इसमें पीओएस होगा? जी बिल्कुल, इसमें भी पीओएस होगा, मेरी बात को समझो आप, ठीक है, इसमें भी पीओएस होगा। ये ए तुम्हें यहां दिख रहा है ना, वो जरूरी थोड़ी ना कि वो वही एक ट्रांसपोजिशन है। अबे ये तो एक्स वाई जेड एक्सिस है, सोचो ये तो एक्स वाई जेड एक्सिस है ना यार। अब एक्सिस तुम किस, तुम्हारी कहीं से भी देख सकते हो तुम एक्सिस, उसमें कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। जैसे ये देखो, ये तुमको दिख रहा है, ये ग्रीन वाले देखो सेम चीज है, दिख रहे हैं ग्रीन वाले बॉल्स, सेम बॉल्स है ट्रांस में। तो सेम बॉल्स अगर ट्रांस में है, अभी तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं तो आपको ऐसे सीधा दिख रहा है, लेकिन यहां पे इसी को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये देखो अभी ऐसे दिख रहा है, ये वाला इधर ये वाला इधर, क्या फर्क पड़ता है? ये ऐसे देखो या इसको ऐसा ऐसा लेटा के देखो या इधर से देखो, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या आपको ये समझ आ रहा है? ये बी सी डी ई वाला ये जो प्लेन है, ये दिस प्लेन इज द पीओएस, यस दिस प्लेन इज द पीओएस, ये पीओएस। क्लियर कट दिख रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह ही सोचिए इनको। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे चेक करना है। चलो बताओ इसमें पीओएस होगा या नहीं?
इसमें पीओएस होगा या नहीं? ए ए, बी बी एंड सी डी, इसमें पीओएस होगा या नहीं? यस और नो, क्या इसमें पीओएस है या नहीं? पीओएस है या नहीं? हाँ, मैंने कहा कि जब सेम ग्रुप ट्रांस में हो तब पीओएस होता है। मैंने कहीं ये तो नहीं कहा कि जब सेम ग्रुप ट्रांस में नहीं हो तो पीओएस नहीं होता है, ऐसा तो नहीं कहा। ये पहले तरह का पीओएस है, इसमें दूसरे तरह का पीओएस है, सेकंड पीओएस है। इसमें एक और तरह का पीओएस होता है। देखो, जब आप यहां पर ऐसे दो ग्रुप सेम पाओ तो भी पीओएस होता है। ये ऐसे, ये एक स्क्वायर प्लेनर में ये आजू बाजू का ये जो हाथ है अगर सेम होता है ना, स्क्वायर प्लेनर, कोई भी स्क्वायर प्लेन ले सकते हो। अभी यहां पर ये वाली प्लेन दिख रही, क्योंकि स्क्वायर प्लेन तो कोई सी भी हो सकती है ना। ये भी एक स्क्वायर प्लेन है, ये भी एक स्क्वायर प्लेन है, ये चारों, ये भी एक स्क्वायर प्लेन है। तो अगर इसमें से हाथ सेम दिख रहा है इधर तो भी पीओएस। कहां से पीओएस आ जाएगा सर? बेटा ऐसे सोचो, सी और डी को आप आधा आधा काट रहे हो, समझ रहे हो? ऐसा बीच से आ रही है पीओएस, इसके बीच से ये जो पीओएस है, देखो जो भी बच्चे ऑर्गेनिक में पढ़े हैं उनको आसानी से समझ आएगा, पर जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो पूछ लीजिएगा, शर्माने की जरूरत नहीं, पूछ लीजिएगा। तो देखो बेटा, ये बीच से ऐसे कट रहा है, ये ऐसे बीच से, ये सी और डी दोनों आधे आधे कट रहे हैं। देखो बीच में प्लेन इमेजिन करो, ऐसे सी और डी आधे आधे ऐसे बीच से कट रहे हैं। तो इस प्लेन के इस साइड भी बी है, इस साइड भी बी है, इस साइड भी ए है, इस साइड भी ए है, और ये तो आधे आधे कटे। अगर आधे आधे कट गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, अलग हो या जैसे हो, ठीक है? ये तो अलग हो या फिर जैसे हो, ये तो आधे आधे कट गए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अगर इस तरह से कोई स्क्वायर प्लेन के, लिख लो दूसरी बात, अगर किसी स्क्वायर प्लेन के ऐसे आर्म्स सेम दिख रहे हो तो इसमें भी पीओएस आ जाता है, तो इसमें भी पीओएस आ जाता है। इमेजिन कर लो, ये देखो इस मॉलिक्यूल को, ये देख लो, क्या आपको दिख रहा है? ये स्क्वायर प्लेन, ये स्क्वायर प्लेन दिख रहा है, और इस स्क्वायर प्लेन के बाजू सेम है। देखो ये सेम है, ये सेम है, दोनों ग्रीन बॉल्स, ये दोनों रेड बॉल्स सेम है, लेकिन कोई भी सेम चीजें ट्रांस में नहीं है। ग्रीन रेड ये ट्रांस में, इधर भी रेड ग्रीन ट्रांस में, और ये ऊपर नीचे ये भी अलग अलग ट्रांस में। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखो, ये देखो ऐसे, कि आप ऐसे काट रहे हो इसको, आप ऐसे काट रहे हो, ऐसे ऊपर से खड़ा काट रहे हो, तो आपको शायद नजर आ जाए कि ये व्हाइट वाली बॉल आधी आधी कट जाएगी, ये वॉयलेट वाली बॉल आधी आधी कट जाएगी, और ये बीच से जाएगा प्लेन, ये रेड ग्रीन को छुएगा भी नहीं प्लेन, ये प्लेन रेड और ग्रीन को टच भी नहीं करेगा, तो इसके आजू बाजू आपको ऐसे पीओएस मिल जाएगी। तो आई होप आपको दिख गया होगा। तो ये दूसरा पीओएस, दिस इज द सेकेंड पीओएस दैट यू हैव। बस अगर ये दो पीओएस नहीं है तो तीसरा कोई पीओएस नहीं होगा, बस यही दो पीओएस चेक करने, ठीक? स्क्वायर प्लेन के आर्म्स सेम हो। अब ये आर्म्स का कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, ये आप समझ लीजिए अपने से स्ट्रक्चर बना के। इसका कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा मैं कि आर्म्स का ये मतलब होता है, ये मतलब ऐसा है, ये मतलब है। इसके साथ आप स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा, ये वाला, इसमें भी आपको देखने को मिलता। ओके, समझ आ गया। चलो अब भाई शुरू करते हैं, इसमें इसको शुरू करते हैं, इस टेबल को भरना शुरू करते हैं। सो जब मैं बात कर रहा हूं MA6 की, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ रहा है कि यार सभी 6A सेम है,
तो इसमें एक ही पॉसिबल जीआई होगा, एक ही पॉसिबल जीआई होगा, बस वही जो एक स्ट्रक्चर है वही है, बाकी कोई और नया आइसोमर नहीं। तो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका मतलब वही एक स्ट्रक्चर, तो 1 लिखना है, 0 नहीं लिख देना है, 0 नहीं लिख देना है। ये जो स्ट्रक्चर है ए ए ए ए ए ए, सो दिस इज द ओनली पॉसिबल ज्योमेट्री, दिस इज द ओनली पॉसिबल ज्योमेट्री। सो इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 1, दिस इज द ओनली पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझना ढंग से। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, अरे सर इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है तो 0 लिख देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, यहां 1। अच्छा, इनएंशियोमेरिक पेयर, ये तो तब होगा ना, पेयर पेयर तो तब होगा ना जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब कितने सारे प्लेन ऑफ सिमेट्रीज दिख रहे हैं आपको, तो इनएंशियोमेरिक पेयर नहीं होगा, पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर 1 हो गया। ये बात समझ आ गई होगी। सिमिलरली Ma5B1 की बात करूं, अगर Ma5B1 में भी सीधी सी बात है बेटा, एक बी है। अब एक बी को आप कहीं भी रखो क्या फर्क पड़ता है, एक बी है A5B, अब बी कहीं भी रख दो आप, एक बी कहीं भी रखो क्या ही फर्क पड़ेगा। आप यहां रख दो, आप यहां रख दो घुमा के, इसी को घुमा दो यहां आ जाएगा, इसी को ऐसे घुमा दो यहां चला जाएगा, यहां से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 0 क्यों बोल रहे हो, 1 बोलो। तो यहां पर 1। सिमिलरली अब इसमें पीओएस है, अरे कितने सारे ए, सेम चीज ट्रांस में, सेम चीज ट्रांस में कितनी सारी पीओएस यहां मिल जाएंगी। हमको एक ही पीओएस से मतलब है, कोई भी एक पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो यहां पे 0 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, और यहां पर 1 हो गया। अब इसमें आ जाओ, Ma4B2 की बात करें, Ma4B2 की बात करो, Ma4B2 को थोड़ा ध्यान से, Ma4B2 को बना भी लेंगे बढ़िया से। तो देखिए, क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि B2 हो चुका है, तो हो सकता है कि B भी ऐसे हो, B भी आपने ऐसे लिखा, तो अभी B और B के बीच में डिस्टेंस समझ आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस है। अच्छा, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस अब सेम डिस्टेंस। तो अब ये मत करने लगना कि B को यहां लगा के बोलो नया बना दिया मैंने, फिर B को यहां लगा के नया बना दिया, वो नया नहीं है, वही डिस्टेंस। चारों में कहीं भी लगाओ B को, वही डिस्टेंस। तो एक तो ये बन गया। दूसरी बात, अब आप B के लिए नया डिस्टेंस क्या हो सकता है, आप इस B को यहां लगा दो तो वो एक नया डिस्टेंस आएगा। बहुत क्लियर कट समझ आ रहा हो, ये B को यहां लगा दो, ये नया डिस्टेंस हो गया, ए ए ए ए, ये बन गया, ये बन गया ए ए ए ए, क्लियर। तो इसको लोग सिस बोल देते हैं, सिस विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में, एंड दिस इज ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू बी। ट्रांस मतलब अपोजिट, ठीक। वैसे ये नाम का बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस खास यहां पड़ता नहीं है, क्योंकि इतना सिंपल केस आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता। चलिए, तो बेटा एक बात और देखें, पीओएस चेक करें। तो यार अब ये सेम चीज ट्रांस में दिख गई ना, तो बाकी कुछ नहीं करना, तो पीओएस प्रेजेंट, यहां तो बी ही दिख गया ट्रांस में, तो यहां भी पीओएस प्रेजेंट। तो आई होप ये बात समझ आ गई आपको कि पीओएस प्रेजेंट प्रेजेंट है। और अगर पीओएस है, इसका मतलब, अगर पीओएस है तो इसका मतलब ये दोनों ही मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहां पे टेबल में क्या भरेंगे, आइए बैक टू टेबल। ज्योमेट्रिकल 2 पॉसिबल थे, बट कोई भी इनएंशियोमेरिक पेयर नहीं है। पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर 2 ही बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर 2 ही बोलेंगे। ये बात सबको समझ आ गई होगी, इजी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात समझ आ गई। देन इसको खुद से ट्राई करो थोड़ा, Ma3B3 ना, ट्राई बाय योरसेल्फ, अभी फिलहाल तुरंत से ट्राई करो, फिर बताते हैं। Ma3B3 इसकी पहले ज्योमेट्रीज बनाओ और बताओ कितने बन रहे हैं।
इसमें ज्योमेट्रीज बनाओ और बताओ कितने बन रहे हैं। फिर से वही बात है, आप बनाओ, आपको अगर एक बार में नहीं सही आंसर आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। क्वेश्चन देखो प्रणय, ऐसे मत करो, क्वेश्चन के पीछे ऐसे नहीं भागते बेटा। तुम देखो ना अभी किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो समझेंगे ना। तुम पहले बस ये फॉर्म्स को पढ़ो ना। ये बता रहा हूं, ये वाला अप्रोच के साथ तुम जाओगे ना तो मैं बिल्कुल सीधे स्पष्ट बोलने वालों में से हूं, बहुत गंदी मुंह की खाओगे तुम। मैं बता रहा हूं, अभी तो चलो ठीक है, सीख रहे हो भी 11th में, बहुत गंदी मुंह की खाओगे तुम अगर यही अप्रोच तुम्हारा रहा आगे। ठीक, क्वेश्चन वाला जो अप्रोच है ना, टॉपिक पढ़ते टाइम ये कौन, इससे क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, ये बहुत बड़ा जहर है। और ये जहर जो है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा पढ़ा के, इलस्ट्रेशन करा करा के जो खुश करवा देते हैं ना मास्टर लोग, वही लोग ये जहर पलवा रहे हैं आपके मन में। चलो देखो तो कितने आ गए, 3 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, MA3B3 की जब बात करें तो MA3B3 में अगर अभी आपका आंसर सही नहीं आ रहा है तो परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, बस देख के वेरीफाई कर लो कि हाँ ठीक है। एक ऐसा बनाओ कि ये तीनों ए सिस में हो, ठीक है, तीनों ए सिस में हो, सिस में हो, ये सिस में हो, देख लो। और एक ऐसा बनाओ कि ये ए ट्रांस में हो। अच्छा, तीसरे ए को कहां रखे सर? अबे कहीं भी रख दो, एक ही बात, कहीं भी रख दो, यहां रखना है यहां रखो, यहां रखना है यहां रखो, सब एक ही बात। उसके बाद अब बी बचा है तो बी कहां आएगा? बी को यहीं आना पड़ेगा, ये देखो, अब बी को यहीं आना पड़ेगा, ये चेक करो। अब थोड़ा चेक करते हैं, अब चेक करते हैं, ठीक है। सो आप देखिए यहां पर कोई भी ए ट्रांस में नहीं है, दिख गए, कोई भी ए ट्रांस में नहीं है। ए के बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है, एंड यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ए ट्रांस में दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये ए ट्रांस में दिख रहा है, बिल्कुल ट्रांस, और ये बी ट्रांस में दिख रहा है। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस वाइज अलग हो गई ये चीजें, इसमें तो किसी को डाउट नहीं कि हाँ डिस्टेंस वाइज अलग हो गई। लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है कि सर मैंने ऐसा बनाया है, ये वाला भी तो अलग है, तो आप चेक करो एक बार, वो जो होगा डिस्टेंस से चेक करो, डिस्टेंस से चेक करो, वो जो आपने बनाया होगा वो या तो ये होगा या तो ये होगा, आप चेक कर लो, ठीक है। अगर वो भी ना समझ आए तो फिर से थोड़ा सा विजुअलाइज करो। यही तरीका इसको पढ़ने का, टॉपिक को पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। हाँ यार इसको ऐसे पढ़ना है, पगला रहे हैं बस करके, अरे यार मेरे से तो एक छूट गया, अरे मेरा तो सब खराब हो गया, ऐसा ऐसा नहीं होता, सबका छूटता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो, ठीक है, तो ये 2 बन गए, अब 2 बन गए, 2 बन गए, बस यही 2 है। अब इसमें एक बात सुनो, अगर आपको लग रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप थोड़ा सा गलत देख रहे हैं, क्योंकि आप देखो बेटा, कोई भी सेम चीज ट्रांस में नहीं, लेकिन इस वाले प्लेन के जो आर्म्स हैं सेम नहीं दिख रहे आपको, देखो सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख गए ना सेम। तो क्या ये वाली पीओएस दिख गई, ये वाली पीओएस दिख गई, ये वाली पीओएस, ये देखो, बहुत धीरे धीरे आराम से कराऊंगा, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी समझ आएगा, बट अभी थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। ये पीओएस दिख गया, ये यहां से कटेगा, ये यहां से कटेगा, आपको बात समझ आ गई होगी कि ये पीओएस यहां प्रेजेंट है, दिख गई, यस, ओके। सिमिलरली अब यहां तो सेम चीज आपको ट्रांस में दिखी गई, सेम चीज ट्रांस में दिखी गई, तो यहां भी पीओएस तो होगा ही। अब देखो, अब एक नाम वाली बात भी कर लेते हैं, अब एक नाम वाली बात भी कर लेते हैं। इसको किसी ने देखा और बोला कि यार ये ऑक्टाहेड्रल का एक फेस है, ऑक्टाहेड्रल के एक फेस में तीनों ग्रुप सेम लगे हैं,
तो इसको किसी किसी किताबों में फेसियल भी बोल दिया जाता है, फेसियल, या शॉर्ट फॉर्म में ऐसा फैक लिख देते हैं, दिस इज फैक आइसोमर, फैक। ओके, शॉर्ट फॉर्म है, नेम है, नाम है, नाम के पीछे कोई लॉजिक तो होता नहीं है, बस ये थोड़ा सा लॉजिक कि हाँ ये एक फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल में सेम एटम्स है तो फेस, और इसको बोल दिया गया ये मेरिडियन है, मेरिडियंस में सेम है, मेरिडियन से ट्रांस होता है ना, प्राइम मेरिडियन बोलते हो ना, वैसे मेरिडियन में सेम है तो इसको बोल दिया गया मेरिडोनल, मेरिडोनल आइसोमर या मर, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मर लिख देते हैं ऐसा, तो इसको फैक मर आइसोमर भी बोलते हैं कुछ लोग, Ma3B3 को फैक मर भी बोलते हैं। अब ये नाम है, नाम के साथ ज्यादा ऑब्सेशन रहना नहीं चाहिए। आप काम को देखिए, पीओएस है, पीओएस है, समझ आ गई होगी बात। अब हम करेंगे फिलिंग, अब हम करेंगे फिलिंग, टेबल, टेबल में जाओ, टेबल टेबल टेबल, ये आई टेबल। तो ज्योमेट्रिकल बने दो, इनेंशियोमेरिक पेयर कहां से एक एक आपको नजर आ रहा है, इनेंशियोमेरिक पेयर एक भी नहीं, क्या कोई ऑप्टिकल बना क्या? इनेंशियोमेरिक पेयर कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, एक ऑब्जेक्ट विथ इट्स मिरर इमेज, ऑब्जेक्ट विथ इट्स नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, तब वो एक पेयर कहलाएगा। तो यहां कोई पेयर नहीं, दोनों ही इनएक्टिव थे, और यहां पर टोटल 2 आएंगे। आई होप बात समझ आ गई, यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलिए अगला लिखते हैं Ma3B2C, Ma3B2C, फिफ्थ इज Ma3B2C। Ma3, सर बी को ट्रांस लेंगे उसमें कंफ्यूजन है, बिल्कुल बी को ट्रांस लेंगे, बी को ट्रांस लेंगे, इसमें क्या ये अलग नहीं है? अलग तो है, क्या कंफ्यूजन है, ये अलग है कि नहीं, यही कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये तो अलग है बिल्कुल, क्योंकि यहां देखो आप बी में जो डिस्टेंस है बिटवीन बी एटम्स, डिस्टेंस कहीं भी वो ट्रांस वाली डिस्टेंस नहीं है, यहां पर ट्रांस वाली डिस्टेंस है। हाँ, अब आप इसको चाहो तो कैसे भी बना दो, अब बी को ट्रांस आप ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, आप बी बी ऐसे लिख दो, फिर ए ए बी ए ऐसा लिख दो, ये दोनों सेम है, ये सेम है, कहीं भी ट्रांस में रखो, ऐसा नहीं कि ये वाले ट्रांस में ही रखना है, किसी भी ट्रांस में रखो, एक ही बात है, घूम के वो एक ही हो जाएगा। ठीक है सैम, बहुत बढ़िया, सही है तेरा आंसर, बड़ी मेहनत किया टाइपिंग करने में तूने। चलो Ma3B2C, इसकी बात कर रहे हैं, Ma3B2C, so it should be like this, it should be like this। सबसे पहले देखो A3, तो आप क्या करोगे कि A3 में आप तीनों को ऐसे सिस में लगा दो, पहला काम ये करो, पहले सिस में फिक्स कर दो, तरीका देखेंगे। फिर B2C, अब B2C आप कहीं भी लगा दो, B B C, इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप B B यहां भी लगाओ तो डिस्टेंस वाइज वही बात, समझ पा रहे बात, ये B B को यहां भी लगाओ तो ट्रांस नहीं, यहां B और यहां B हो, डिस्टेंस वाइज वही बात। अच्छा, एक ये हुआ, अभी हमने A को कहां किया बेटा, A को हमने किया है, A को हमने किया है अभी सिस में। अच्छा, अब A को ट्रांस में करते हैं, सर A को ट्रांस में कर दे, बिल्कुल कर दो, A को ट्रांस में कर दो। अब जब तुम A को ट्रांस में करो तो B की बात आती है, तो B को सिस में रखो, और एक बच गया C और A, C और A एक ही हो गया। अच्छा, ये क्यों अलग है सर? अरे बेटा, इसमें A ट्रांस में चला गया, यहां A ट्रांस में था ही नहीं, तो ये अलग है, ये अलग है। अच्छा, कुछ और अलग हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, A ट्रांस में है, B सिस में है, ऐसा भी तो हो सकता है कि A को भी हमने क्या कर दिया, A को भी हमने ट्रांस में रखा और B को भी ट्रांस में रखा, समझ गए मेरी बात, A को भी ट्रांस में रखा और B को भी ट्रांस में रखा, क्या बात है, B को भी ट्रांस में रखा, C D को, C और A को ऐसे रखा,
ये नया है, बिल्कुल ये नया है। तो कितने बन गए? 3 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। सर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर लो। अरे भाई देखो, यहां ए ए ट्रांस हो गया तो पीओएस प्रेजेंट, यहां पे ए ए ट्रांस बी बी ट्रांस सभी ट्रांस में है तो यहां भी पीओएस प्रेजेंट। लेकिन जब बात इसकी आएगी तो आपको पहला वाला पीओएस तो नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान से देखो दूसरा वाला पीओएस यहां भी, ये ए सेम, बी बी सेम, ये आधे में कटा, ये आधे में कटा, ये बीच से कटा, तो पीओएस तो यहां भी है। समझ आ गई बात? ज्योमेट्रिकल 3, इनएंशियोमेरिक इनएंशियोमेरिक पेयर 0 और टोटल 3। आ जाओ टेबल में, ये टेबल में आओ। दिस इज 3, this is 0 and this is 3। सर फर्स्ट में डिस्टेंस वाला नहीं समझा, बता रहे हैं। देखो 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 देखो, फर्स्ट में डिस्टेंस आप ऐसे देखो, फर्स्ट में ए और ए में देखो, देखो एक ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में 2 तरह के डिस्टेंस है। आप देखो एक ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में 2 तरह के डिस्टेंस है। एक तो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये x है, ये वाला डिस्टेंस भी x है, ये सभी डिस्टेंस x वाले डिस्टेंस है। देखो जो कम दिख रहा है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी x है, ये सब x वाले डिस्टेंस है। लेकिन यहां से अपोजिट छोर में जाओगे, अगर अपोजिट एंड में जाओगे तो ये वाला डिस्टेंस y है। अभी समझ आएगा, ये वाला डिस्टेंस y है, अलग है। यहां पे आप अगर इन ए को देख रहे हो तो ये सभी डिस्टेंस कौन से हैं? ये सभी डिस्टेंस x x x वाले डिस्टेंस है। लेकिन जब आप यहां देखो तो ये a और इस a में जो डिस्टेंस है वो y वाला डिस्टेंस। तो बिटवीन 2 A atoms distance has changed, therefore these two are different molecules। सर फर्स्ट में सी स्क्वायर प्लेनर में होगा तो क्या पीओएस होगा? अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात मैं कर लेता हूं। महेंद्र ये पूछ रहा है कि अगर सर देखो देखो ध्यान से देखो, सभी डाउट्स इस तरह के क्लियर होने चाहिए। ए अगर सर सी को मैं यहां रख दूं तो क्या ये पीओएस आ जाएगा या फिर पीओएस एब्सेंट हो जाएगा? अरे बेटा मैंने क्या बताया था, वो स्क्वायर प्लेन सिर्फ यही वाली प्लेन नहीं यार, सीधा मत देखो ना यार, यही वाली प्लेन थोड़ी ना। अबे ये भी तो स्क्वायर प्लेन है, देख ये भी तो स्क्वायर प्लेन है, ये भी तो स्क्वायर प्लेन है। तो इस प्लेन में देखना आर्म्स देख, इसके आर्म्स देख, ये देख, ये बी, ये बी, ये ए, समझ पा रहा है? यहां से अगर तू काट रहा है इसको, यहां से ऐसे पीओएस दिख रहा है, ये सी को आधा काटा, ये ए को आधा काटा, क्या पीओएस नजर आ गई? अगर तुम इसको यहां भी रखोगे तो भी पीओएस नजर आ गई। ओके क्लियर है? क्लियर है, गुड। अब आगे की बात जो है ना, इसी टेबल में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, थोड़े बहुत कुछ 4-5 केसेस में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप ये पेंसिल से फिल करके रखिएगा, ठीक है? हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। आप पेंसिल से फिल करिएगा, अदरवाइज गलतियां हो सकती हैं, होंगी तो फिर आपको काटा पिटी हो जाएगी। तो आप पहले थोड़ा सा ट्राई करके रखिएगा खुद से, तो क्या रहेगा, फिर अपनी अगली जो क्लास होगी ना उसमें जल्दी हो जाएगी चीजें, ठीक है? ट्राई करके रखिएगा। चलिए मैं आपको केसेस लिख के दे रहा हूं, आपको ट्राई करना है। अगला केस है MA3BCD। अब आप अप्रोच समझ चुके हैं। MA2B2C2, MA2B2CD, MA2BCDE, MABCDEF,
ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। मस्त समझ आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये ट्राई करिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर से बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, एक बार में सबसे नहीं बनता। क्लियर? चलिए बेटा, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। बिल्कुल प्रणय, बिल्कुल गाइड करते रहेंगे आपको, नजर है आप पे हमारी, ठीक है। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।